बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चैप्टर 1 2 तो हम कवर कर चुके थे अपने ट्रेडिशनल मोड के अंदर। चैप्टर 3 मैंने लास्ट टाइम आपको भेजा है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मैंने पढ़ाया है कि किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, या फिर इतना बुरा पढ़ाया है कि कोई बॉदर ही नहीं किया कि लेक्चर सुन सकें। खैर, इट्स अप टू यू। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो मैं रिजॉल्व करूँ। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एथिक्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें। चैप्टर 4 है प्राइवेसी का। प्राइवेसी बेसिकली क्या होती है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू प्राइवेसी, कि हर बंदा एक फ्रीडम में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। देखो, टेक्नोलॉजी के साथ नो डाउट चीज़ें जो है काफ़ी एडवांस हुई हैं, लेकिन प्राइवेसी के भी इश्यूज़ आए हैं। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वर्किंग एरिया में काम कर रहे हो, सीसीटीवी कैमरे आपको वॉच कर रहे हैं, तो उसमें भी कंसर्न्स हैं कुछ लोगों के कि नहीं होने चाहिए, उसमें भी डिबेट चल रही हैं। कुछ इसी तरह डिफरेंट एक्ट्स बने इंटरनेशनल लेवल पे, यानी डिफरेंट कह लो कानून बना है, लॉ बना है कि इस हवाले से देखा जा सके। तो हम वो काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। देखो, द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बोथ गवर्नमेंट एंड बिजनेस रिक्वायर बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ दोज हु यूज़ इंफॉर्मेशन that is collected against the rights and desire of the people whose information is being used. देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टूडेंट्स का डाटा गैदर करते हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशन होता है। अब वो हम इंफॉर्मेशन स्टूडेंट इसलिए देता है ताकि उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग एजुकेशन चीज़ें वो सारी प्रोसेस रहें, थीम लाइन में रहें। लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन को मिस यूज़ करें तो डैट इज़ अनएथिकल। और अनएथिकल क्या, वो चीज़ लॉफुल ही नहीं है। तो बेसिकली जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं, उसका भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है उस पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन से जिसकी वो इंफॉर्मेशन है। देखो, हम अक्सर एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स करते हैं, उसमें हम डिफरेंट बातें करते हैं, मतलब आता है जी एक्सेप्ट कर लें, हम एग्री कर लें, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जितनी भी चीज़ें आती हैं, एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो प्रॉब्लम है, यानी वो आप यूँ कह लें कि हमें पता ही नहीं होता कि उनकी क्या लगे। उन्होंने डिटेल में जाएँ, अगर हम स्टडी करें उनके टर्म्स एंड कंडीशन को, तो शायद कई चीज़ों को हम लोग इंस्टॉल ही ना करें। तो ये चीज़ें होती हैं, हमें देखनी पड़ती हैं। अब देखो, प्राइवेसी में मेन चीज़ हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। देखो, ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेसी, द राइट टू बी लेफ्ट अलोन, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव ऑफ राइट, द राइट मोस्ट वैल्यूड बाय फ्री पीपल। अब देखो, हर बंदे का राइट टू इंफॉर्मेशन है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे भी जाते हैं, आपका राइट है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मिले। उससे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो, पहले पॉलिसीज़ डिफरेंट बनती थी, इदारे थे। मैं आज से 10-15 साल पहले की अगर बात करूँ तो चीज़ें स्ट्रीम लाइन में नहीं थी, यानी हमें पता ही नहीं होता था। और फॉर सिंपल अभी जैसे इलेक्शन हुए हैं, लोग इतना बॉदर ही नहीं करते थे, इलेक्शन आ रहा नहीं आ रहा है, कंसर्न ही नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडवांसमेंट से अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई है। अब हर बंदे ने सोचना शुरू कर दिया। और इवन आप किसी भी इदारे में जाते हो, आपको एक लेवल तक राइट मिलता है कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे आप यूनिवर्सिटी में आते हो, पूछते हो कि ये एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें वूमन वेबसाइट से भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से गिवन होती हैं। जो आपको समझ नहीं आती, आप आके पूछ सकते हो, डैट इज़ योर राइट। But another concept of privacy is that is particularly useful in discussing the impact of IT on privacy is the term information privacy, first coined by Roger Clark, director of the Australian Privacy Foundation. अब देखो, information privacy is the combination of communication privacy, the ability to communicate with others without those communication being monitored by other person or organization. अब इंफॉर्मेशन प्राइवेसी की पहली चीज़ कंसेप्ट क्या कह रहा है, वो बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्राइवेसी की। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कोई थर्ड पर्सन आके हमारी बात सुनता है। जो उमूमन एजेंसीज वगैरह ये काम करती हैं, कोई हाई लेवल के केसेस हो, क्रिमिनल्स हो, उनके फ़ोन टैप कर लेते हैं। अब जैसे व्हाट्सएप का बड़ा इशू ये चल रहा है कि व्हाट्सएप की चीज़ें वो डिटेक्ट नहीं हो सकती, उस पर जो भी डाटा कम्युनिकेशन हो रही है। तो देखो, दूसरे से बात करें वो ऑब्वियसली मॉनिटर्ड नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ एजेंसीज को यहाँ पे छूट है। जैसे फॉर एग्जांपल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिन पे आपको डाउट है उनके आप बाकायदा फ़ोन कॉल्स वगैरह टैप करें, चेक करें वो क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सेकंड, जो प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी में बात आती है, डाटा प्राइवेसी, द एबिलिटी टू लिमिट access to one's personal data by other individual organizations in order to exercise a substantial degree of control over the data and use it. देखो, मैंने जैसे बात की कि मैं फॉर एग्जांपल अपने फादर का अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेने जाता हूँ कि कितने पैसे पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने किधर जा रहे हैं। तो बैंक इज़ नॉट बाउंड, बैंक कभी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। बैंक हमेशा उसको इन्फॉर्मेशन देता है। इवन आप बैलेंस के बारे में जानने के लिए भी, कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, बैंक उसी बंदे को देता है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी प्रैक्टिस चल रही है कि जानने वाले हों, कोई मेरा दोस्त जाके पूछता है, मैं कह देता हूँ उसको, या वो पूछते हो सकता है बैंक वाले बता दें। अब देखो, ये इंफॉर्मेशन प्राइवेसी पे डिफरेंट आपकी लॉज हैं, एप्लीकेशंस हैं, कोर्ट रूलिंग्स हैं। द डिस्कशन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टॉपिक्स: फाइनेंशियल डाटा, हेल्थ इंफॉर्मेशन, चिल्ड्रन पर्सनल डाटा, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। ये बेसिकली हमने 5-6 सिनेरियोज़ हैं। फाइनेंशियल डाटा से रिलेटेड क्या लॉज बने हुए हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या है, चिल्ड्रंस पर्सनल डाटा से रिलेटेड क्या बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से रिलेटेड क्या बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल डाटा। देखो, इंडिविजुअल मस्ट रिवील मच ऑफ देयर पर्सनल फाइनेंशियल डाटा इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स and services available, including credit card, checking, saving account, loan, payroll, direct deposit, brokerage accounts. देखो, मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ बैंक से लोन लेने। बैंक ऑब्वियसली मुझे पूछेगा आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैंने बताऊंगा। बैंक पूछेगा आपके पास ऑलरेडी कितने क्रेडिट कार्ड्स है, मैं बताऊंगा। यानी एवरी सिंगल थिंग आई हैव टू इन्फॉर्म टू द बैंक टू गेट द लोन, टू एक्सेस मैनी ऑफ दिस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज बैंक दे रहा है उसको एक्सेस करने के लिए आई हैव टू गिव माई पर्सनल, मस्ट हैव माई पर्सनल लॉगिन नेम, पासवर्ड, अकाउंट नंबर, पिन। द इनएविडेंट लॉस और डिस्क्लोजर ऑफ दिस पर्सनल डाटा कैरीज अ हाई रिस्क ऑफ लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। बैंक क्या करता है? बैंक मुझे सारा अकाउंट ओपन करता है, मुझे डिटेल देता है। फॉर एग्जांपल, मेरे एप्लीकेशन है, उस पर लॉगिन पासवर्ड है, मेरा ईमेल एड्रेस है। अब ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली जब आप पुट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है ना कहीं तो वो डाटा जा रहा है, और कहीं ना कहीं किसी बंदे के वो उस चीज़ की एक्सेस है। अब वो डाटा का ब्रीच होता है, निकलता है, तो ऑब्वियसली नुकसान किसका है? इंडिविजुअल का है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं। तो उसमें ना कुछ एक्ट्स बने हैं। फाइनेंशियल डाटा की बात करें, कुछ एक्ट हैं, जैसे फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट। द फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट रेगुलेट्स ऑपरेशन ऑफ क्रेडिट रिपोर्टिंग ब्यूरोज इंक्लूडिंग हाउ दे कलेक्ट, स्टोर एंड यूज क्रेडिट इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है कि एक एक्ट है जो कि रेगुलेट कर रहा है कि जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे AAA है एक यूके की, कि वो क्रेडिट रिपोर्टिंग कैसे कर रहा है, उसकी रेगुलेशंस हैं। यानी उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट करनी है, कहाँ पे स्टोर करनी है, और उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है। समझ लगी बात? फिर इसी तरह राइट टू फाइनेंशियल प्राइवेसी एक्ट। द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर फ्रॉम अनऑथराइज्ड स्क्रूटनी बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब क्या है कि आप ये लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है कि कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन आपके अकाउंट्स की अनऑथराइज्ड स्क्रूटनी या उसकी चेकिंग नहीं कर सकता। प्रायर टू द पैसेज ऑफ दिस एक्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर्स वर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर पर्सनल रिकॉर्ड्स वर बीइंग टर्न्ड ओवर फॉर रिव्यू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, नॉर कुड कस्टमर चैलेंज गवर्नमेंट एक्सेस टू देयर रिकॉर्ड्स। अब देखो, पहले क्या था
कोई भी दारा जाके आपका चेक कर लिए अकाउंट जी फलाने को बताओ कितने अकाउंट में पैसे क्या है, अभी भी कर सकते हैं, बट दे हैव टू इन्फॉर्म टू द कस्टमर, उनको इन्फॉर्म करेंगे, पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसके बाद एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्ट आने के बाद सिनेरियो चेंज हो गया ताकि प्राइवेसी प्रोटेक्ट की जा सके। देखो, अंडर दिस एक्ट द कस्टमर मस्ट रिसीव रिटन नोटिस दैट अ फेडरल एजेंसी इंटेंड टू ऑब्टेन देयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड along with an explanation of the purpose for which the record is sought। क्लियर हुई है बात कि वो बताएंगे कि हम आपकी क्यों स्क्रूटनी कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी। फिर एक ग्राम लीच बलीली एक्ट आया, GLBA, फाइनेंशियल सर्विस मॉडर्नाइजेशन एक्ट भी कहा जाता है इसको, 1999 was a bank deregulation law that repealed a depression era law known as Glass-Steagall। Glass-Steagall prohibited any one institution from offering investment, commercial banking and insurance service. Individual companies were not allowed to offer one of these financial service product। अब देखो पहले क्या होता था देखो एक कमर्शियल बैंक है फॉर एग्जांपल, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं कर सकते थे, वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते थे, यानी हर एक की ना जो पहले था ना हमारा ग्लास-स्टीगल एक्ट था बना, उसके तहत उनको परमिशन नहीं, वो एक काम सिर्फ एक काम ही कर सकते थे। लेकिन जब ग्राम-लीच-बलीली एक्ट आया तो एनेबल्ड एंटिटीज़ टू मर्ज, यानी द इमरजेंस ऑफ न्यू कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट्स सच एज बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, JP ग्रुप। जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल अल्फला इस्लामिक बैंक भी है, कमर्शियल भी है, अल्फला लीजिंग का काम भी कर रहा है, अल्फला इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो इस तरह ना डिफरेंट बैंक्स ने फिर डिफरेंट ऑपरेशंस अपने बढ़ा लिए। उसके बाद फेयर एंड एक्यूरेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक्ट आया। देखो was passed in 2003 as an amendment to the Fair Credit Reporting Act, and it allows consumer to request and obtain a free credit report once each year from each of the 3 primary consumer credit reporting companies, Equifax है, Experian है, TransUnion है। यानी वो तीनों कंपनी से बेसिकली एक अपनी क्रेडिट रिपोर्ट ले सकते हैं जिसमें उनको ताकि पता लग सके कि उनके नाम पे कोई बंदा फ्रॉड तो नहीं कर रहा। कि दफ़ा बंदों को पता भी नहीं होता उनके नाम पे लीज पे गाड़ी निकली हुई है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी चीज़ें होती हैं। तो दैट आल्सो द एक्ट आल्सो हेल्प द नेशनल फ्रॉड अलर्ट सिस्टम टू हेल्प प्रिवेंट आइडेंटिफाई थेफ्ट, कि अगर कोई इस तरह का चीज़ हो रही है तो वो आप आइडेंटिफाई कर सको। Under this system, consumers who suspect that they have been or may become a victim of identity theft can place an alert on their credit files. The alert places potential creditors on notice that they must proceed with cautions when granting credit। तो यानी बेसिकली मकसद क्या होता है कि इस रिपोर्ट का क्रेडिट देने वाली एजेंसियों का भी फ़ायदा होता है, क्रेडिट यानी लोन देने वाली एजेंसियों को, और जो बंदा ले रहा है उसको पता होगा। और फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे कोई और बंदा लोन ले रहा है, मिस यूज़ कर रहा है इन्फॉर्मेशन, वो भी इंफॉर्मेशन सारी इसके अंदर आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आती है हेल्थ इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात है, हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली देखो ये सब स्टूडेंट्स सब इंडिविजुअल्स के हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं इंटरनेशनल कंट्री में। हमारा थोड़ा यहाँ पे सिस्टम अभी पैथेटिक है, यानी हम लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं, सर आराम नहीं है, दूसरे के पास चले गए, तीसरे के पास चले गए, चौथे के पास चले गए, यानी हिस्ट्री कोई नहीं है कौन किसके पास जा रहा है, कि तो बंदे को पता होता है या डॉक्टर को पता होता है, बाकी को थर्ड पर्सन को इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन वहाँ के इतने कह लो कि सिक्योर सिस्टम है कि आप डॉक्टर से 5 साल पहले भी किसी डॉक्टर के पास गए हो ना आपका, तो वो आपके हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखो द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड एंड द सब्सिक्वेंट इंटरलिंकिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ दिस electronic information among different organizations have become widespread. Individuals are rightly concerned about the erosion of privacy of data concerning their health. They fear intrusion into their health data by employer, school, insurance firm, law enforcement agencies, even marketing firms looking to promote their product and service। देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपको दर्द है घुटनों में, लेट्स सपोज, या कमर का दर्द है, मेडिकल कंपनीज क्या करेंगी, लोगों के डाटा निकलवाएंगी किस किस को ये प्रॉब्लम है ताकि उसको वो दवाइयाँ मेडिसिन मार्केट की जाएँ। इंश्योरेंस कंपनीज अपने आप को सिक्योर करने के लिए लोगों का डाटा चेक करेगी, हेल्थ रिकॉर्ड चेक करेगी ताकि उनको इंश्योरेंस करने से पहले वो चीज़ें देख लें। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं,
पुलिस है, CIA वगैरह इस तरह की एजेंसीज भी चेक करती हैं, स्कूल्स भी चेक करते हैं, एम्प्लॉयर्स भी चेक करते हैं ताकि इसको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। तो ये इस इन चीज़ों की वजह से कई दफ़ा लोग अपनी बीमारी को भी छुपाते हैं कि कल को हमें नौकरी से निकाल ना दिया जाए, या हमारी इंश्योरेंस ना बढ़ जाए, या हमें कोई और मसला ना हो जाए। तो ये चीज़ें जो कंसर्न्स हैं, तो इससे रेलिवेंट कुछ चीज़ें हमारे लॉज बने थे। उसमें सबसे पहले आता है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। देखो, द हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्ट वाज डिजाइन्ड टू इम्प्रूव द पोर्टेबिलिटी एंड continuity ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज to reduce fraud, waste and abuse in health insurance and healthcare delivery and to simplify the administration of health insurance। देखो, इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत फ्रॉड होता रहा है, हो भी रहा है। इंश्योरेंस करने वाले ही इंश्योरेंस करते हैं, वही बाद में क्लेम डालते हैं। तो इस चीज़ को बचाने के लिए ये एक्ट आया था ताकि इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके, फेयर किया जा सके। फिर अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट इज़ अ वाइड रेंजिंग एक्ट पास्ड इन 2009 दैट authorized $787 billion in spending and tax cut over 10 years period। अब देखो, टाइटल 9 सब टाइटल D of this act, known as Health Information Technology for Economic and Clinical Health, included strong privacy provision for electronic health records, including banning the sale of health information, promoting the use of audit trails and encryption, and provide right of access for patient। तो ये उस एक एक्ट का आया था जिसने बेसिकली 787 बिलियन की स्पेंडिंग का कहा था, टैक्स कट्स की बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि आप सेल नहीं कर सकते डाटा को, आपने उसको ऑडिट बाकायदा इंक्रिप्शन करनी है ताकि कोई थर्ड पर्सन हैक भी ना कर सके, और फिर राइट है कि पेशेंट उसको एक्सेस कर सके जो उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे पड़ी है। यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।